अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम जो हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे आपके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और एमसीएम 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे हम आज। तो आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी कंसेप्ट्स हम समझेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो अभी पेपर में रिसेंटली आए थे, उसे भी हम डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो जो पेपर में आए थे ना, मैं आपको जो है वो साथ साथ मार्क करवा दूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ और जो सब्जेक्टिव पार्ट के जो क्वेश्चन थे वो पेपर में आए थे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है वो ये है, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू कम्युनिकेट एट दी। हम कहाँ पे हमें जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, जब हमारा कोई साथ का बंदा हो या हमारे साथ का स्टेटस का बंदा हो ना, तो उससे हमें कम्युनिकेट करने में ज़रा जो है ना वो आसानी होती है। हम इतना मुश्किल या डिफ़िकल्ट फील नहीं करते। ठीक है, तो पीर लेवल जो है वो इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पीर लेवल का मतलब ये है कि एक ऑफ़िस है, तो उस ऑफ़िस में काम करने वाले 2 बंदे जो हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से आराम से जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं वो बआसानी जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे आला अफसर हैं उससे कम्युनिकेट करना आसान होगा। ठीक है जी, अगला सवाल है कि थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ डैश ऑफ योर स्पीच। जब आप स्पीच की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो स्पीच के वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। पहला इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है और सबसे आखिर में जो है उसका एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, वो आपकी स्पीच की क्या होती है, वो बेसिकली इसका कोर आइडिया होता है। ठीक है, मेन आइडिया होता है। जैसे कि अगर एक थीसिस है ना, आपका टॉपिक इन्फ्लेशन है, तो उसका थीसिस आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हैज़ ए सीरियसली अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट। ठीक है, तो अब इस हाउसिंग मार्केट और इस महंगाई का जो उस पर असर पड़ रहा है हाउसिंग मार्केट पे, तो आपके जो जो आपकी जो स्पीच है ना, तो उसका सारा दारोमदार इस मतलब उसकी एक जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपका इस थीसिस में आ गया। ठीक है, तो ये मेन आइडिया होगा और इसी मेन आइडिया के बेस पे आपने अगला अपनी स्पीच जो है ना तैयार करनी होगी या प्रेजेंट करनी होगी। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ प्रोसेस विच डिमांड्स द फुल अटेंशन बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल। तो अगर कोई बात कर रहा है, स्पोकन मटेरियल है ना, तो उसे एक तो हमें अल्लाह ताला ने समात दी है जिसे हम हेयरिंग कहते हैं। ठीक है, हेयरिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जब आप पूरी तवज्जो से उसे सुने, तो वो है आपकी लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कुछ अरसे के बाद दोबारा जो है ना शाया होते हैं। ठीक है, जैसे आपके मैगज़ीन्स होते हैं, आपके जर्नल्स होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर रोज़ाना आता है ना, तो एक पीरियड है उसका बार बार शाया होने का, आइडेंटिफाइड पीरियड है, और वो नेक्स्ट कब जो है ना शाया होगा उसका कोई पता नहीं होता। लेकिन ये सम केसेस की बात है। तो इसमें आपके जो पेरियोडिकल्स हैं ना, वो आपके मैगज़ीन्स होते हैं, आपके जर्नल्स होते हैं और आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो नोट कार्ड जो है ना वो पेरियोडिकल्स नहीं होते, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो एक यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेप्ट। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है, व्हेन सेंटरिंग ऑन द ऑडियंस। जब आपका तो जो आपकी ऑडियंस पे होती है, तो यू स्टार्ट बाय फाइंडिंग। तो आपने शुरुआत जो स्पीच की करनी होती है, उससे पहले आपने ये देखना होता है कि क्या चीज़ कॉमन है आपकी ऑडियंस में और आप में। ठीक है, कॉमन ट्रेड्स दैट इनेबल यू टू आइडेंटिफाई विद देम। ठीक है, तो यह आपके हैंड आउट से भी आप इसको वेरीफाई कर लें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस यानी जिनके ज़रिए आप रिसर्च कर सकें, और रिसर्च कैसे कर सकें कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई डिवाइस उसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑनलाइन रिसर्च की हो रही है। तो ऑनलाइन के लिए हम तो एक तो वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करते हैं, यानी जो हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, www डॉट। तो ये www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का जो है ना मुखफ़फ़ है। उसके बाद सी डी रोम्स आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोटिकल इंडेक्सेस में, और ऑनलाइन जो सिस्टम जितने वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो नहीं है, जो नॉट द टाइप है, वो जर्नल्स हैं। ठीक है, जर्नल जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। ओके जी, ये आपका पेपर में आया था एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी। तो ह्यूमन मेमोरी जो है वो क्या होती है, रिकंस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, अपने हैंड आउट्स में आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपके सामने इसको फाइंड भी कर लेता हूँ।
तो ह्यूमन मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, रिकंस्ट्रक्टिव होती है, रिकंस्ट्रक्टिव। ये है जी, मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मैगजीन्स एक्सेप्ट। क्या चीज़ जो है ना वो मैगजीन्स से रेलिवेंट यहाँ पे नहीं है। तो पहली चीज़ जो है, मैगजीन आर्टिकल्स टेंड टू बी शॉर्टर एंड मोर जनरल, छोटे होते हैं और जनरल बात उनमें होती है। दूसरा ये है कि जनरल ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं और पब्लिश हुए किए जाते हैं, और ये प्रॉडिकल की टाइप भी है, ठीक है। तो जहाँ पे जो चीज़ से रेलिवेंट नहीं है वो ये है कि मैगजीन्स में ना बिब्लियोग्राफीज जो है ना वो नहीं होती, ठीक है, बहुत रेयरली केसेस में होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ आपके हैंड आउट से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स इन मैगजीन्स रेयरली इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज, ठीक है जी। ओके जी, वाइल यू प्लान टू मेक अ गुड स्पीच, अच्छी स्पीच अगर आप करने जा रही हो, मस्ट बी एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ऑडियंस सेंटर्ड अप टू अप्रोच जो है ना वो रखनी होती है, ठीक है। ऑडियंस को जो है ना आपने जहन में रखना होता है, तो उसके हिसाब से आपने जो है ना अपनी अच्छी स्पीच आपने तैयार करनी होती है। ये भी आपके हैंड नोट्स में अवेलेबल है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ओके जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया था आपके जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर हैं उनमें आया था। डैश इटसेल्फ इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कॉमन बैरियर जो है वो लैंग्वेज जो है ना कॉमन बैरियर है, ठीक है। ओके जी, ये सवाल वैसे आप इसको देख लें, लेकिन ये आपके जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आया भी हुआ है। होप सो ये हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। तो जो मेन पॉइंट्स है ना किस चीज़ की जी, डेवलपिंग थीसिस, यानी जब आप थीसिस डेवलप करने जा रहे होते हैं तो कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ थीसिस के जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो ये है कि क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होने चाहिए, यानी कोई भी चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जा रही हो, ठीक है। उसके अलावा डिस्टिंक्ट होने चाहिए और सेंट्रल टू द इशू, ठीक है। जो इशू है उस पे उसका सारा जो है ना फोकस जो है ना वो इशू पे होना चाहिए जिस पे आप थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से कौन से वाला जो है वो जो है द एंटायर फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट द केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं ना सारे, तो यहाँ से आप देख लें और मुझे बताएं कि इनमें से चारों में से कौन सा जो है ना करेक्ट ऑप्शन है जो डेवलपिंग करते वक्त थीसिस की जो उसका मेन पॉइंट है वो नहीं है, ठीक है। तो वो आपने मुझे बताना है, कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है और हम मेहनत करके जो है ना आप तक जो है ना आपके कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है, एट व्हाट पॉइंट डज एन इंट्रोडक्शन बिगन। इंट्रोडक्शन कब शुरू होता है? बेसिकली जब आप ऑडियंस के सामने ही जाते हैं ना तो तब से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी जो स्टाइल होता है कपड़ों का जो आपने पहने होते हैं, ठीक है, या आपका चलने फिरने का अंदाज़ या कमरे में आने का अंदाज़, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अभी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इट बिगिनस द मोमेंट यू एड्रेस द ऑडियंस। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं ना उनको एड्रेस करना ऑडियंस को, तो आपका जो है ना वो इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, सही है। ओके जी, ये आपके पेपर में आया था कि फिज़िकल बैरियर जो है उसे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिस्कस इस पे आपने करना था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो एक्शन इनिशिएट करना है। तो अ, आपके हैंडआउट्स में आप इसको देखना, और आपने अगर डिस्कस करना है तो कमेंट करके मुझसे भी कीजिएगा। तो मैंने जो पढ़ा है, मुझे जो लगता है ना, या आपके हैंडआउट्स में जो लिखा हुआ है वो ये है कि ज़्यादातर करते तो रिसीवर हैं, लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये सेंडर की है कि वो फिज़िकल बैरियर को ओवरकम करने के लिए क्या करे, एक्शन इनिशिएट करे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन कम्युनिकेटर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कौन से वाला नहीं होगा इनमें से, ठीक है। तो ये हमने बताना है। तो सेल्फ टॉक, इंट्रापर्सनल का मतलब है अपने साथ बातें करना या अपने आप के जहन में ही आइडिया रहना, ठीक है। तो एक तो आपका सेल्फ टॉक है, खुद से बातें करना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिविटी भी इसी में आती है, ठीक है। सबको ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। जो चीज़ नहीं आती वो डल अप्रोच है, तो डल अप्रोच इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है जी, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड्स थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर्स, ठीक है। आपकी जो अपनी जो इंटरनल नीड्स होती हैं उनको आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, बाय योर एक्शंस या बाय योर बिहेवियर, तो उसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंड आउट्स पे, ये है।
ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। ओके जी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टचिंग एक्सेप्ट, तो कौन सी वाली नहीं है हमने वो बतानी है। तो हग भी टचिंग में आती है, शेक हैंड भी टचिंग में आती है, और अ पैट ये भी टचिंग में आती है, ठीक है। ड्राइंग द आईब्रो डाउन यानी नज़रें झुका लेना जो है वो इसमें नहीं आती, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। ओके जी, नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ स्पीच विच मेक्स यू ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी जब आप बात कर रहे हो तो आपकी वो कौन सी क्वालिटी है बोलते वक्त कि जिसकी वजह से जो है ना लोगों को आपकी बात समझ आ जाए, तो वो आर्टिकुलेशन होती है, सही है। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ना, तो आपने जो मेरी आर्टिकुलेशन जो है उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, रेट करना है, ठीक है, आउट ऑफ 10, कि मेरी जो आर्टिकुलेशन की जो क्वालिटी है तो वो कितना असर कर रही है, ठीक है। तो वो आपने मुझे रेट करके यहाँ बताना है कि 1 है, 2 है, अप टू 10, जितनी भी आपने रेट करके मुझे कमेंट करनी है। ओके जी, नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर्स व्हेन टू और फ्यू पीपल टॉक फेस टू फेस, जब दो लोग आपस में आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो वो किस में आता है। इंटरपर्सनल में हम अंदर अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने जहन में कुछ सोच रहे होते हैं, तो ये नहीं है, इंटरपर्सनल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, ये मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन बता रहा हूँ उसकी। आपकी जो शॉर्ट आपकी जो क्वेश्चन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में हम कोई जो मीडियम होता है वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और पर्सन टू ग्रुप जो कम्युनिकेशन की जो ये जो लेवल है, इसमें एक बंदा बोल रहा होता है, बाकी सारे सुन रहे होते हैं, जैसे कोई बंदा तकरीर कर रहा हो बाकी सारे सुन रहे हो, ठीक है। तो जब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये जो होती है, ये फेस टू फेस जो टॉक होती है, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, ये भी आपके पेपर में आया था, जब सुपीरियर यानी आपके बॉस आपको कोई काम बताते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ लिसनिंग, तो लेवल्स ऑफ लिसनिंग और टाइप्स ऑफ लिसनिंग, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस मामूली सा एक फ़र्क है, आपके हैंडआउट से मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए ना जो सवाल है कि इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो लेवल नहीं है लिसनिंग का, तो प्रोटेक्टिव लिसनिंग भी होती है, एक्टिव लिसनिंग भी होती है, और पार्शियल लिसनिंग भी होती है। क्रिटिकल लिसनिंग जो है ना वो इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो ये जो है ना टाइप है, क्रिटिकल लिसनिंग जो है टाइप है। तो आपने अपने जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए याद रखना है कि आपकी जो लिसनिंग की टाइप्स हैं वो दो हैं, ठीक है। एक क्रिटिकल लिसनिंग है और दूसरी है एम्पैथेटिक लिसनिंग, इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। और जो लेवल्स हैं ना वो चार हैं आपके। पहला है आपका एक्टिव लिसनिंग, जिसमें आप फुली आप सही मुतवज्जो होते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टिव लिसनिंग, प्रोटेक्टिव लिसनिंग, और उसके बाद है पार्शियल लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग में आप कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। और सबसे चौथा है प्रीफरेंशियल लिसनिंग, तो ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। आपको नाम और इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। अब इसी से रिगार्डिंग एक आगे सिनेरियो आ गया, फरा वाज डाउटफुल, ये आपका पेपर में बिल्कुल आया था। फरा वाज डाउटफुल अबाउट समन, तो इस सिनेरियो में समन जो है वो फरा को कन्विंस करना चाह रही है कि वो किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, ठीक है। लेकिन फ़रा जो है वो क्या कर रही है कि वो काफ़ी शक की नज़र से जो है ना उसकी बात सुन रही है, और उसको उसकी इंटेंशंस जो है वो पॉजिटिव नहीं लग रही, या जो भी बात है। तो यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ लिसनिंग होगी ना, ये होगी आपकी क्रिटिकल लिसनिंग। ओके जी, नेक्स्ट है मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में बहुत स्लाइटली से एक डिफरेंस है, वो आपने मार्क करना होता है। अभी के लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, जब कुछ लोगों के दरमियान एक मीडियम चूज़ किया जाए, जैसे कि मीडियम्स हैं सारे ना, लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, इंटर ऑफिस मेमोरेंडा, जिनके ज़रिए वो कम्युनिकेशन करें, तो ये तो होती है मीडिएटेड कम्युनिकेशन। अब बात आती है मास कम्युनिकेशन क्या होती है। तो मास कम्युनिकेशन में ना जो ऑडियंस होती है वो हर तरह की होती है, वो स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होता, ये कुछ लोग नहीं होते, वो बहुत बड़ा मजमा होता है। अब यूँ समझिए जैसे कि टीवी है, रेडियो है, लेकिन टीवी रेडियो को भी मीडिएटेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। और मास कम्युनिकेशन में जैसे कि न्यूज़पेपर है, ठीक है, और भी इसकी काफ़ी मिसाल है, आपके हैंडआउट से मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैगज़ीन्स हैं, बुक है, पम्फलेट है, ठीक है, ब्रोशर है, इसके अलावा डायरेक्ट मेल कैंपेन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मास कम्युनिकेशन में आती हैं जब आपने टारगेट करना होता है लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनोनिमस डिस्टेंट ऑडियंस को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। ओके, नेक्स्ट है जी, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल यूजली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोज। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फिडेंस जिन इंडिविजुअल्स में कॉन्फिडेंस होता है ना वो सीधे खड़े होते हैं और छाती निकाल के मतलब सही खड़े होते हैं। तो जो जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है ना तो उनकी सूरत-ए-हाल इनसे जो है ना ज़रा डिफरेंट होती है, ठीक है, झुकी हुई होती है उनकी बॉडी जब वो खड़े हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू वो ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन 5 किस्म के लेवल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, उसके बाद मीडिएटेड कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, और पांचवा जो है मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है, अपने हैंडआउट से चेक करके। तो फ्रेम कम्युनिकेशन जो है ना वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेम कम्युनिकेशन, क्योंकि ये पूछ रहे ना कि कौन सा नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी व्हेन सुपीरियर प्रोवाइड्स डायरेक्ट डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। जब आपके बॉस को कोई आप यूँ समझिए कि कोई काम देता है, कोई टास्क आपको देता है, तो कम्युनिकेशन जो है ना वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड नहीं होती, ये गलत दिया है मैंने, डाउनवर्ड होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपसे पूछ सकते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट में। तो एलिमेंट्स जो है वो आपके कौन से होते हैं। एक तो आपका सेंडर होता है जिसने मैसेज भेजना होता है, और मैसेज बजाते खुद एक एलिमेंट है। उसके अलावा चैनल जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए 3 यहाँ पे हैं। तो क्रिएटिविटी जो है ना इसका वो एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्रिएटिविटी होगा। ओके, बहुत ही आसान सवाल है। जो बंदा मैसेज भेजता है उसे क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेमोरी के मुतल्लिक क्या बात है, रिकन्स्ट्रक्टिव होती है, रिपीट हो गया। ओके, ये जो सवाल है ना आपका आया था मिड टर्म में, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आया था, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस में आया था 5 नंबर के लिए, कि उस पर डिस्कस करें कि जो इंटरपर्सनल नीड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनको अपने अल्फाज में बताएं। तो ये इंटरपर्सनल नीड्स जो है ना वो 3 हैं। एक तो सबसे पहली होती है इंक्लूजन, जिसमें हमें आइडेंटिटी अपनी करवानी होती है, ठीक है, जो ज़रूरत है ना हमारी सोशल सर्कल में रहने के लिए। दूसरा, कंट्रोल की ज़रूरत भी पड़ती है जब हमें कोई ऐसा रोल मिले कि जिसमें हम हमारे सब ऑर्डिनेट्स हों और हमने उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना हो। और तीसरा जो है अफेक्शन है। अफेक्शन यानी कोई रिलेशन में आप जाना चाह रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, या कोई भी नया रिलेशन बना रहे हैं, तो उसको कैरी करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको अफेक्शन, ये जो नीड है ना, इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये 3 जो है ना आपकी क्या हैं जी, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नीड्स हैं आपकी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि विच नीड टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, तो आइडेंटिटी जो है वो क्या है आपकी, इंक्लूजन। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, सही है। ओके, इस सवाल में वो कह रहा है कि आप अपने दोस्त के साथ एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, और आप को जो है ना परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आई, ठीक है, और आप उसकी वजह से जो है ना बात करते हुए आपका ध्यान वहाँ चला गया। तो आपको कौन सा जो है ना बैरियर, जो है ना वो कम्युनिकेशन बैरियर से आपका वास्ता पड़ा। तो वो कौन सा है जी, यहाँ पे फिज़िकल नॉइस है, ठीक है। फिज़िकल नॉइस आई ना, तो इस वजह से आपका ध्यान भटक गया। और ये क्वेश्चन जो पिछला है ये आपका आया भी था मिड टर्म में। सो ये रिपीट हो गया। कौन सी लेवल है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन आसानी से आप कर सकते हैं, पीर लेवल होता है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जब आप अल्फाज का अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। आपकी अपीयरेंस है, आपके चेहरे के तासुरात हैं, आपका आई कंट्रास्ट नहीं है, या आई कांटेक्ट है। आई कांटेक्ट हो गया, आपके इशारे हो गए, गेस्चर, टच हो गया, आपका पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं आप, ठीक है, और वॉइस, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस। तो ये सारे जो है ना आपके किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस जो है वो इस जुमले में यूज़ हो रही है कि आप कोई अल्फाज अदा नहीं कर रहे, लेकिन आप सिर्फ कोई बात कर रहा होता है ना, तो आप कह देते हैं हाँ, तो ये चीज़ जो है ना उसमें आती है। ओके जी, थीसिस से रेलिवेंट यहाँ पे एक सवाल है कि जब आप
आपको स्टोरी का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना थीसिस, तो स्टोरी जो है ना वो आपको पहले आपने जो है ना बयान करनी है, उसके बाद आपने उस स्टोरी को कहीं ना कहीं अपने थीसिस के साथ जोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको हैंडआउट्स में आपको जो एग्जांपल दी है वो चाइल्ड अब्यूज़ की दी हुई है कि चाइल्ड अब्यूज़ से रेलेवेंट एक स्टोरी उसने सुनाई और उसके बाद अपना थीसिस को उससे जोड़ लिया कि बेसिकली मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ओके जी, ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन जिसमें उसकी उम्र, उसकी जेंडर, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, वो सारी जिस कैटेगरी में आती हैं वो डेमोग्राफिक्स कहलाती हैं, सही है। ओके जी, ये स्पीचिंग जो आपकी जो टाइप्स हैं वो आ गई हैं। उसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लान्ड एंड रिहर्स्ड स्पीच दैट यूज़ डिफरेंट वर्ड्स ड्यूरिंग रिहर्सल। तो जो तैयारी करके जो आप जिस स्पीच को तैयार करके आप जाते हैं ना, तो वो बेसिकली होती है एक्सटेम्पोरानेयस स्पीच, ठीक है। एक्सटेम्पर से निकला है ये लफ्ज़। नेक्स्ट है जी आर्टिकुलेट स्पीच। तो ये इसकी जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं, तो आपके हैंडआउट्स में आप उसको सर्च कर लें। तो ये हैं जी आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर इनंसिएशन, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन में जो है ना स्लाइटली सा एक डिफरेंस है, वो आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। आपके हैंडआउट से मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। आर्टिकुलेट स्पीच इज़ कैरेक्टराइज बाय करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर इनंसिएशन, सही है जी। ओके जी, ऐसी स्पीच जो डिज़ाइन टू चेंज और री इन्फोर्स द ऑडियंस बिलीव्स और एक्शंस। री इन्फोर्स का मतलब है कि आप जो है ना उनकी सोच या उनकी बिलीव्स जो हैं वो वैसा करना चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो बेसिकली ये है परसुएसिव स्पीच है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप उर्दू का लफ्ज़ जो है इसके लिए राग़िब यूज़ होता है। आप राग़िब करते हैं अपनी भी ऑडियंस को कि वो उस बात को मान लें या वो काम कर लें जो आप चाह रहे हैं। ओके जी, ये रिपीट हो गया। इसका मैंने आपके लिए छोड़ दिया था कि आपने मुझे कमेंट करके बताना था। तो ये आ गया है कि कौन से जो है ना पॉइंट हैं थीसिस को डेवलप कौन सा ऐसा पॉइंट है इनमें से जो थीसिस को डेवलप करते वक्त मेन पॉइंट के तौर पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है लिस्ट में। तो ये एम्बिगिटी है, सही है। यहाँ पे ये इक्वल इन वैल्यू भी होने चाहिए, लॉजिकल भी होने चाहिए और क्लियर भी होने चाहिए। तो अच्छे जो स्पीकर होता है, ठीक है, जिसकी बात दिल में उतर जाए, इफ़ेक्टिव स्पीकर, उसकी क्वालिटीज़ हैं नीचे आपको दी हुई हैं। 4 में से 3 हैं, 1 नहीं है। तो हमने वो बतानी है कौन सी नहीं है। अच्छा जो स्पीकर होता है ना, तो वो हमेशा अपने ऑडियंस की केयर करता है, ठीक है, और अपने ऑडियंस के नेचर को भी समझता है और अडॉप्ट स्पीच द टू ऑडियंस, ठीक है। और उसके अलावा फाइंड द कॉमन ट्रेड्स, और ये भी जो है ना अच्छे जो स्पीकर है इसकी क्वालिटी है। टू अवॉइड द ऑडियंस चॉइस, ये इसका ऑप्शन यहाँ पे अभी के लिए ये करेक्ट है, ठीक है। कि जो अच्छा स्पीकर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने ऑडियंस की पसंद को जो है ना वो क्या करे, अवॉइड करे, ठीक है। ओके जी, ये पूछ रहा है एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उस का ताल्लुक जो इन चारों में से किसका ताल्लुक एनवायरमेंटल फैक्टर से है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हेड के अंदर जो है ना फिजिकल बैरियर आपका आता है। आपके हैंड आउट से अपना वेरीफाई कर लेना। थीसिस इज अ स्टेटमेंट इज अ कोर आइडिया और बॉटम लाइन ऑफ योर स्पीच, रिपीट हो गया। ओके, ये भी आपका जो है ना आपके आया था पेपर में। मेथड ऑफ अरेंजिंग योर सब्जेक्ट्स मेन पॉइंट्स इन अ टाइम सीक्वेंस। जब टाइम सीक्वेंस की बात आती है ना, तो वो आपका जो ऑर्डर होता है वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है आपका। और आपका ये भी पूछा गया था कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री किसी ने लिखनी है, पेपर में ये भी पूछा गया था, तो वो कौन सा ऑर्डर जो है ना चूज़ करेगा। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा करेगा। तो हिस्ट्री लिखने के पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप लिखने जा रहे हैं तो एक हिंट मैं आपको दे दूं कि आपको जो है ना शुरू करना होगा इब्तिदा से, सही है, कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ और फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आपने फिर मुझे बताना है कि कौन सा ऑर्डर आप यूज़ करेंगे जी। व्हाट कैन आल्सो सीरियसली इम्पाइड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ को ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब बिल्कुल रॉ की उसकी रुकावट बन जाए और वो बिल्कुल उसको आगे आने ही ना दे, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके हैंड आउट से वो है प्रेजुडाइज। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे के बारे में आपका एक बिलीव है ना कि यार ये बंदा, मतलब आपको किसी और वजह से, कोई पर्सनल भी हो सकती है, कोई आपके बिलीव डिफरेंस हो सकते हैं, तो उस वजह से आप उसकी बात सुने ही ना, चाहे वो ठीक ही बोल रहा हो, आप सुने ही ना। तो ये बेसिकली इसका मकसद है। इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है अपने हैंड आउट्स में जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी जनरल पार्ट्स ऑफ अ बेसिक स्पीच। 3 पार्ट्स इसके होते हैं। शुरू में मैंने बात की थी, 3 पार्ट्स हैं इसके। एक इंट्रोडक्शन होता है
और उसके बाद आपका बॉडी होती है और उसके बाद एंड यानी कंक्लूजन होता है आपका। तो ये आपके हैंड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जनरल जो पार्ट्स हैं वो उसके 3 हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये भी आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके जी, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इनमें से 3 हैं, एक नहीं है। कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक बंदे को पता है कि पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया है और आप उसे बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने बताया है, तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैरियर है। उसके बाद है लैंग्वेज डिफरेंस। चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तानी को समझा रहा हो कोई बात। उसके अलावा ओवर कम्युनिकेशन, ओवर कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक्स्ट्रा नॉलेज आप दे दें, ठीक है, किसी ऐसे बंदे को जिसे उसकी ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो चौथी चीज़ है ये जो तीनों है ना ये बैरियर हैं। ठीक है, ये भी आपके इसमें ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि उसने पूछा एक्सेप्ट कि कौन सा नहीं है। तो कंपोजिंग मैसेज एट प्रॉपर लेवल ये बैरियर नहीं है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। सो कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन डेवलप्स, जैसे मैंने बात अभी की ना कायद आज़म अल्लामा इकबाल वाली मिसाल आपको दी, वैसे है तो ऐसी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए कि उससे होता क्या है कि जो जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना, तो उसको वो ये पूछ रहा है कि तो क्या होता है कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन से, नुकसान क्या होता है। गुड अंडरस्टैंडिंग, नो, ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसा भी नहीं है कि किसी को आप कोई ऐसी बात बताएं और वो पागल हो जाए। ठीक है, और शार्प थिंकिंग, ऐसा भी नहीं है। तो ये मेंटल टर्बुलेंस जो है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा। जिसे पहले से एक इन्फॉर्मेशन मालूम हो, तो आप उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे कि उस बुनियाद पे दूसरी आप इमारत खड़ी कर सकें ना, यानी पिछली वाली भी वो करेक्ट हो। लेकिन आप उसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें जो पहली वाली से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो, उसके मुखालिफ हो, तो फिर जो है इसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच विल कॉज द व्यूअर टू मेंटल टर्बुलेंस। ओके जी, अच्छा सुनने के लिए आखिरी MCQ है हमारा, और अच्छी बात है कुछ सीख के भी हम जाएं। तो अगर आपने इल्म हासिल करना है या कोई चीज़ आपने गेन करनी है, तो इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफ़ेक्टिवली, तो आपको अच्छे से सुनना पड़ता है, लिसन करना पड़ता है, ध्यान से फोकस रह के आपको चीज़ जो है ना वो क्या करनी होती है, जब्स करनी होती है अपने अंदर। तो उसमें ये आपको बता रहे हैं ना कि कौन कौन सी चीज़ें आप में होनी चाहिए। पे अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, बिल्कुल। अगर कोई आपको जो है ना अब तक कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो उसकी वर्बल यानी जो वो कह रहा है वो तो है ही, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज़ जो है उनसे भी जज करना चाहिए। सही है। उसके बाद मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको कोई चीज़ लिसनिंग करते वक्त कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो उसे इग्नोर करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करें या उन्हें मिनिमाइज़ करें अगर आप कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा टॉक लेस, सुनते वक्त सबसे जो है ना अच्छी बात यह है कि आप बोलें कम और दूसरों को ज़्यादा जो है ना मौका दें बोलने का, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा जो है ना वो क्या कर सकें, लिसन कर सकें या गेन कर सकें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर ट्रू। ठीक है जी। तो उसके साथ MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसकी हमने मिड टर्म प्रिपरेशन के काफ़ी कंसेप्ट्स ले लिए हैं एक छोटी सी इस वीडियो से। तो आई होप सो आपने हैंडआउट्स भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्जामिनेशन। तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई थी, उसके लिए माजरत। और न्यू व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, और अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपसेस में अपने इसके अलावा अपने जो कुलीग्स हैं उन सब के साथ आप शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा अगर कोई आपकी डिमांड है, आप चाह रहे हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर हमसे हो सके तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।